ठीक है। सो कल की क्लास मैंने फिनिश की थी, आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया था, जिसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। और आज हम लोग शुरू करने वाले थे डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। सो हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी एंड व्हाट इज देयर डेफिनेशन, कैसे दिखते हैं, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, सबको ऑडिबल हूँ? सबकी आवाज जा रही है? मुझे मेरी आवाज जा रही है सबके पास? यस सर। ओके, derived quantity डायरेक्ट आ गया था ना, derived quantity। बाकी लोग अपना आवाज म्यूट कर लीजिए। जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, derived quantities are those quantities quantity which तो बीच में है ना जो एंड योर लाइफ depends on हमारे में नहीं दिया, other डायरेक्ट जूम में जाएगा तो कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। physical quantity, those quantities which depends on other physical quantity। जैसे एग्जांपल देखिए, example, let's say I talk about the speed is distance upon time। तो distance किसके बारे में बात कर रहा है? its length और time। तो this is a fundamental quantity, this is a fundamental quantity, this is a fundamental quantity। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड किया है स्पीड, दैट्स व्हाई स्पीड इज डेराइव्ड। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एक्सेलरेशन ये होता है आपको वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज ऑलरेडी डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एंड टाइम और डिवाइड बाय टाइम। अगेन ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड किया, लेंथ और टाइम पे। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स इज मास इनटू acceleration, so mass is fundamental and acceleration is derived, so force is also a derived quantity। force is also a derived quantity। is that okay? सबको समझ में आ गया derived quantity किसे कहते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया पूछ लीजिए दोबारा। हेलो, यू कैन टेल मी। सबको समझ में आ गया ना? गुड, बढ़िया, ठीक है। सिर्फ मुस्कान बोल रही है, बाकी सभी बच्चे नहीं बोल रहे हैं। यस, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन बिकॉज मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, किसी एक को नहीं, राइट? मैं सबको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सबसे आंसर चाहिए। यस सर। गुड, साक्षी, मेदिनी, मुस्कान एंड माय डियर फ्रेंड, हु आर यू? आपका नाम तो मुझे पता नहीं, टाइप किया नहीं आपने। सो आपने लिख लिया इसको? इसको लिख लिया है? आगे बढ़ूं? ठीक, तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो अगर दो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे, फंडामेंटल इनटू फंडामेंटल will give you derived, fundamental into fundamental will give you derived quantity। जैसे
मान लीजिए कि आप लेंथ है और इनटू आप टाइम की बात कर रहे हैं, तो दिस विल गिव यू अ डेराइव्ड क्वांटिटी. Length is also fundamental, time is also fundamental. ठीक है, तो this will give you derived quantity. Second, fundamental upon fundamental. Like length upon time will be also derived. Third, derived into derived. Like velocity into like आप कह सकते हो इसको कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे एरिया कह दिया, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो ये आपको डेराइव्ड ही देगा. 4, डेराइव्ड अपॉन डेराइव्ड will give you derived. 5, fundamental into derived. Like जैसे mass into acceleration, again it will give you a derived quantity. And 6th one, derived fundamental upon derived or derived upon fundamental. This will give you a derived quantity. बात समझ में आई? जैसे मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन वॉल्यूम विल गिव यू डेराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल अपॉन डेराइव्ड, वॉल्यूम इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी. तो इस तरीके से आप करेंगे. अगर किसी भी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की मुझे जरूरत पड़ती है, दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटी. तो फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल की जरूरत पड़ गई तो डेराइव्ड हो गया, 2 डेराइव्ड की जरूरत पड़ गई तो डेराइव्ड हो गया, एक डेराइव्ड और एक फंडामेंटल की जरूरत पड़ गई तो डेराइव्ड हो गया. ठीक है, तो आइदर इट इज फंडामेंटल इनटू फंडामेंटल, फंडामेंटल अपॉन फंडामेंटल, डेराइव्ड इनटू डेराइव्ड, डेराइव्ड अपॉन डेराइव्ड, फंडामेंटल इनटू डेराइव्ड और फंडामेंटल अपॉन डेराइव्ड. इट इज ऑल डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक से ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है. And that's why these all operations will give you derived quantity. समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? नो सर. किसी बच्चे को कहीं कंफ्यूजन? क्योंकि हम 2 ऑपरेशन, अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो मुझे मोर देन, अगर कोई ऑपरेशन करते हैं वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करें या डिवीजन का ऑपरेशन करें, उसके लिए मुझे 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक क्वांटिटी का हो नहीं सकता या डिवीजन एक क्वांटिटी का हो नहीं सकता. तो मुझे उसके लिए 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी. और जब 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है तो वैसे और सारे जो ऑपरेशंस कैरिड आउट होंगे और उनसे जो आपको बनेंगे क्वांटिटी, दीज ऑल विल बी डेराइव्ड क्वांटिटी. इज दैट ओके? मुस्कान, साक्षी, मेदिनी, अजीत? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. गुड. ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं.
चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं. एंड द थर्ड वन वाज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसको कहते हैं? देखिए ऐसा होता है कि जितने भी क्वांटिटी हैं फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको जब हम बांटते हैं, जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं इनमें जब हम बांटते हैं तो एक तो फंडामेंटल में चला गया, डेराइव्ड में चला गया, लेकिन एक और बच गया जिसको हम एंगल बोलते हैं. एंगल ना तो फंडामेंटल का पार्ट है ना डेराइव्ड का पार्ट है, तो एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री का पार्ट मानते हैं. समझ में आ रही बात? फंडामेंटल डेराइव्ड के बाद बच जाता है एंगल, और उसको हम क्या मानते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में मानते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में. फर्स्ट है एक प्लेन एंगल है, एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल. फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल. ये दोनों एंगल के अलावा जितने भी क्वांटिटी हैं आइदर वो फंडामेंटल के पार्ट हैं या डेराइव्ड के पार्ट. इन दोनों एंगल के अलावा जितने भी क्वांटिटी हैं आइदर वो फंडामेंटल में आते हैं या डेराइव्ड में आते हैं. ठीक है, एंगल ना तो फंडामेंटल में आता है ना डेराइव्ड में आता है. ठीक है, एंगल नहीं तो ना तो फंडामेंटल में आता है और ना ही डेराइव्ड में आता है. तो एंगल को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखते हैं. और प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं. देखिए जैसे प्लेन एंगल क्या होता है. फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल देखिए ये लेंथ है, ये आर है, ये थीटा है. अब थीटा क्या है आपका? ये है आपका प्लेन एंगल. थीटा क्या है? दिस इज प्लेन एंगल. और प्लेन एंगल को क्या डिफाइन करते हैं? दिस इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और थीटा विल बिकम एल बाई आर. एसआई यूनिट इसका क्या हो जाता है बच्चे? इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन. ठीक है, और रेडियन और डिग्री का जो रिलेशन होता है दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो प्लेन एंगल को हम डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एल वाई आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. अब यहाँ जो डिपेंडेंसी है ना तो वो लेंथ पे दिखती है ना रेडियस पे दिखती है, इनके रेशियो पे दिखती है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री में डाला गया. क्योंकि ना तो ये किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना किसी डेराइव्ड क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री में डाल दिया गया. ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन. जो आप बचपन से जो आप एंगल कंपास के हेल्प से जो बनाते आए हैं कॉपी पे, दैट इज द प्लेन एंगल. जो आप कंपास की सहायता से जो आप कॉपी पे बनाते आए हैं एंगल, वही प्लेन एंगल है और कुछ नहीं है. सबको समझ में आ गया प्लेन एंगल? सबको प्लेन एंगल समझ में आया? किसी को समझ नहीं आया तो बताइए. सर एक बार फिर से बता दीजिए. ठीक है अजीत, देखिए एक बार यहां से ध्यान दीजिएगा. देखिएगा अजीत, पॉइंटर की सहायता से आपको दिखाते हैं. जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का मतलब ये हुआ, आप देखिए जैसे देखिए मेरे पास एक कॉपी है, मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, मैंने इसको मोड़ दिया, तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना यही प्लेन एंगल है. ये एंगल जो बना प्लेन एंगल. समझ में आया? प्लेन एंगल किसको कहते हैं? प्लेन एंगल को हम Yes, sir.
प्लेन एंगल को हम डिफाइन करते हैं क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट अ पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट अ पॉइंट। और प्लेन एंगल को आप डिफाइन करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट अ पॉइंट। इसको आप लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at a point is called plane angle। ठीक है, इसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। तो जैसे आर्क लेंथ क्या हो गई, एल हो गई, और आर रेडियस की दूरी पर एक क्या है, बिंदु है, एक पॉइंट है हमारे पास, और इस पॉइंट को ओ कहते हैं। तो ओ पॉइंट पर एल लेंथ के आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया वो थीटा है, और थीटा इज रिलेटेड टू एल बाई आर। थीटा को कैसे रिलेट करोगे, एल बाई आर, थीटा को एल बाई आर रिलेट करेंगे, और एसआई यूनिट जो है इसका रेडियन है। ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हो कि पाई रेडियन जो है वो आपका क्या है, पाई रेडियन जो है वो आपका 180 डिग्री है, या आप कह सकते हो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई बटा 180 रेडियन। यस तो आप डिग्री से रेडियन भी कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। अभी समझ में आ गया ना ये पोर्शन पूरा, अजीत सर। समझ में आया, मेदिनी, मुस्कान, यस साक्षी, यस अब सर। समझ में आया बच्चे, या रिपीट करना है बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग नो सॉलिड सर, हो एंगल गया। पे, हाँ इसको लिख लीजिए, फिर मैं सॉलिड एंगल पे आता हूं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आता हूं, सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल देखिए, आप सभी ने कितने लोगों ने आइसक्रीम खाई है, कोन वाली, कोन वाली आइसक्रीम किस किसने खाई है, यस नो बोलिए। मैं कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज सेक आपसे पूछ, खाई है सभी ने। तो कोन वाली जो आइसक्रीम होती है बच्चे, उसके ऊपर क्या होता है, जो को आइसक्रीम का जो निकला होता है बाहर, वो क्या सबटेंड करता है, एरिया, और ये क्या होता है, रेडियस। ये दोनों बराबर होते हैं, और यहाँ जो कोन होता है वो कैसा कोन होता है, इस तरीके का कोन, इस तरीके का कोन होता है। जैसे देखिएगा, इस तरीके का कोन होता है, वो इस पॉइंट से निकलता है, इस तरीके का कोन होता है, इस तरीके से जाता है। तो ये जो कोन है, ये कोन किसी प्लेन में नहीं है बच्चे, ये कोन एक 3D में है, 3 डायमेंशन में है, तीनों डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है। इस बात को समझ रहे हैं। ये कोन जो है, जैसे मूंगफली वाला जो पैकेट होता है, जो मूंगफली आपको मिलती है किसी ट्रेन में,
मूंगफली जब आपको देता है तो वो कैसा एक लिहाफ बना के देता है, इस तरह से एक लिहाफ बना के देता है, उस लिहाफ में मूंगफली होती है। तो लिहाफ किससे, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता है और एक कोन के शेप का होता है। वो कैसा शेप होता है, एक कोन के शेप का होता है वो, ठीक है, कोनिकल शेप होता है उसका। तो वो जो कोन बनाता है बेसिकली, वो उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल का जो डेफिनेशन है ये है आपका एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट अ पॉइंट। किसी एरिया द्वारा किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड किया गया है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसका जो आपको डेफिनेशन हो जाएगा दैट विल बी एरिया बाई आर स्क्वायर। हम इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा एरिया, जो शेडेड पोर्शन का एरिया है, ओके। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट आपका स्टेरेडियन होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में एसटी भी बोलते हैं, स्टेरेडियन, ठीक। और हम लोग कैसे इसको लिखेंगे कि जैसे स्टेरेडियन कितना होता है, जैसे आप देखिए कोई आपके पास स्फेयर है, कोई स्फेयर है, कोई स्फेयर है। तो स्फेयर कितना एरिया होता है, स्फेयर का टोटल एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ अ स्फेयर अगर आप जाने तो कितना होता है, दैट इज दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो एंगल एट सेंटर ऑफ स्फेयर क्या होगा, ए बाई आर स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। ये स्फेयर के लिए। अगर आपको हेमी स्फेयर के लिए पूछा जाए तो, ये सॉलिड स्फेयर के लिए बात किया। अगर हेमी स्फेयर के लिए बात करें तो हेमी स्फेयर का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि आधा एरिया होगा। अब बटा आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 पाई स्टेरेडियन। हेमी स्फेयर इस शेप का होगा, और ये इसका सेंटर है। इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। क्या सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है बच्चे, यस सर। ओके। और बच्चे बताइए, Yes, sir. गुड, ठीक है। तो इसको याद रखना है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किए हो, सॉलिड एंगल भी यूज करते हो, आप बस अर्थ ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन आप ध्यान रखोगे। जैसे आइसक्रीम का जो सॉफ्टी है, या फिर मूंगफली वाला जो आपको कवर बना के देता है, या बहुत सारा जो गर्ल्स जो मेहंदी वाली जो आती है, मेहंदी का जो कोन आता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल, ओके। अंडरस्टूड ना एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं विद सॉलिड एंगल हो गया आपका। यहाँ पे डायमेंशंस के पोर्शंस पे मैं अब आ रहा हूँ। यूनिट्स का जो पार्ट है वो आपने कर लिया है। फिजिकल क्वांटिटी के 3 पार्ट जो थे वो आपने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायमेंशंस के पार्ट पे। डायमेंशंस पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? डायमेंशन को पहले समझते हैं, डायमेंशन है क्या, ठीक है। डायमेंशन को फर्स्ट समझते हैं कि डायमेंशन है क्या। डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं द पावर raised over a physical power raised over a fundamental quantity while expressing them as physical quantity। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज होता है दे आर कॉल्ड डायमेंशंस। आप मानते हैं इस बात को कि जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी फंडामेंटल या डेराइव्ड पे डिपेंड करती है, और वो डेराइव्ड किसी न किसी डेराइव्ड या फंडामेंटल पे डिपेंड करती होगी। लेकिन ये सारे जो है होल सोल, ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी बने हैं उन्हीं पे डिपेंड करती होगी। इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के सारे डेराइव्ड क्वांटिटी बनाए गए होंगे। तो जब हम एक्सप्रेस करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव्ड के टर्म में, तो एवरी फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ ना कुछ पावर होल्ड करेगा और उस पावर को ही हम डायमेंशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल से समझाते हैं आपको, एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड है तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस को मैं लेंथ बोल रहा हूं एल अपॉन टी, तो ये क्या हो गया? एल टी माइनस 1। What is the power hold by distance? This is the power hold by distance is L, 1, and power hold by T is -1. So this is the dimension. अब हम इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? डायमेंशन अगर हम इसको लिखना चाहें तो मास पे पावर 0 है, L पे पावर 1 है, T पे पावर -1 है। This is the complete dimension. Is that okay, everyone? सिमिलरली अगर हम लोग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को लिखना चाहें तो वेलोसिटी भी आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम L बाई टी। ये क्या हो गया? m0 L1 T -1। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये क्या हो गया आपको? वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी क्या है आपका? LT -1 अपॉन टी। ये क्या बन जाएगा? LT -2, या इसको लिख सकते हैं m0 L1 T -2।
वैसे ही अगर हम फोर्स के बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m पे पावर 1 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? L t-2 एंड दिस विल बिकम m1 L1 t-2। क्या इन चारों क्वांटिटी का डायमेंशन सबको क्लियर हुआ? हमने जो 4 क्वांटिटीज लिखे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, क्या इनके डायमेंशन सबको क्लियर हुए? एंड आपको डायमेंशंस का बेसिक मतलब समझ में आया कि कैसे हम किसी क्वांटिटी को जब फंडामेंटल का टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके ऊपर कैसे पावर आती है, उनकी डिपेंडेंसी कैसे वहां पे प्रूफ होती है। तो उस डिपेंडेंसी को किसी के स्क्वायर का पावर पे डिपेंड है, किसी के -2 पे, किसी के -1 पे, किसी के 1 पे पावर, किसी पे 0, किसी का 1। इस तरीके से जो आपका डिपेंडेंसी दिखा रहा है, दैट इज द डायमेंशन। m0 क्यों लिखा? क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है वेलोसिटी एंड स्पीड, इसलिए m0 लिख दिया। किसी भी चीज पे पावर 0 का मतलब क्या होता है मेदिनी? किसी चीज पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब कुछ नहीं। किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो Yes, उसकी sir. वैल्यू नहीं बदलती है। सो m पे पावर आप 0 लिख सकते हो। आप लिखे सर तो तो भी यहाँ ठीक। मास, यस बच्चे, यहाँ पे हर हमेशा मास ही लेंगे। कहाँ पे? m0। अच्छा m0, वो अगर आप वो नहीं भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। अगर आप इसको सिंपली इतना भी लिखोगे ना, अगर आप ये भी लिखोगे देन इट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई रॉन्ग नहीं से कह सकता है। समझ में आ रही यस बात? सर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यस सर। लेकिन मैंने वो सिखाया इसलिए कि कई बार ऑप्शन में आपको m पे पावर 0 भी दिया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी चीज पे पावर 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, उसका टोटली इंडिपेंडेंसी दिखा रहा है कि मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। इज दैट ओके? यस सर। ओके ओके। सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी का वो सीख लेते हैं कि भाई एक्सप्रेशन के उसको कैसे हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो मास, मास को हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल M, लेंथ को L के फॉर्म में, टाइम को T के फॉर्म में, टेम्परेचर को K के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट A के फॉर्म में एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दिस इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ MOL, मोल। और कई जगह इसको म्यू भी रहता है, इसके लिए कई जगह थीटा भी रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो आज के बाद कभी आप सुनेंगे नहीं, इसका कहीं और यूज नहीं होता है फिजिक्स में। आपकी +2 लेवल की फिजिक्स में कहीं भी इसका यूज नहीं होता है, सो इसको आप फिर कभी नहीं सुनेंगे। ये आज पहली और आखिरी बार ही आप सुन रहे हैं। ओके, अंटिल अनलेस कोई क्वेश्चन में ना आ जाए तब तक नहीं सुनेंगे। तो जैसे अगर मैं फोर्स तक मैंने आपको बताया, वैसे ही अगर मैं वर्क का बताऊं तो वर्क क्या क्या होता है। वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपने अभी डायमेंशन क्या देखा था, mlt-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का l। सो वर्क का हो गया आपको डायमेंशन क्या हो गया, ml²t-2। ठीक है, ये समझ में आया वर्क का? वर्क का समझ में आया? मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम p से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका m, वेलोसिटी का क्या होता है lt-1। ऊपर वाले में देखिएगा, तो ये हो गया mlt-1। ये आपका मोमेंटम का हो गया। समझ में आ गया? ये सबको क्लियर हुआ बच्चों? ये Yes, जो sir. 7 है, ये जो 7 जो मैंने बताया है डायमेंशंस, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी के हैं। जो एक्सप्रेशन का तरीका है याद रखना है आपको, और इसके टर्म में बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, किसी को दिक्कत है वर्क और मोमेंटम में? ले आगे लिखें। किसी को समझ नहीं आया बताइए। Yes, sir. चलिए देखिए, यहाँ पे मोमेंटम के बाद क्या करें, एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी में आपका दो एनर्जी होता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। आप देखिए, हाफ इज अ नंबर, हाफ इज अ नंबर, और सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। क्योंकि नंबर ना तो मास पे डिपेंड करेगा, ना लंबाई पर, ना टेम्परेचर पे, ना टाइम पे। तो हाफ डायमेंशन लेस हो गया। सो बचा क्या, m0 l0 t0 इंटू मास का डायमेंशन m पे पावर 1 और v का डायमेंशन lt-1 का स्क्वायर। तो बच गया ये आपका क्या, m l²t-2। सो एनर्जी का जो डायमेंशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का, वो भी वर्क जैसा ही हो गया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। देख रहे हैं आप मेरी? Sir, ये यस बोलिए बच्चे। हाँ,
सर एक बार फिर से समझा दीजिए इसको। अच्छा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानती हैं, हाफ mv² होता है। यस हाफ क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है, एक नंबर है। हाफ क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नंबर है ना। यस सर, कांस्टेंट। हाँ, क्या नंबर किसी चीज पे डिपेंड करती है? ना तो नंबर मास पे डिपेंड करेगी, ना लेंथ पे, ना टेम्परेचर पे, ना टाइम पे। तो नंबर क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज डायमेंशनलेस। इसको क्या कहेंगे हम? इट इज डायमेंशनलेस। तो नंबर जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, दैट्स वाई उसको m0 l0 t0 लिखा। तो हाफ का हो गया m0 l0 t0, मास जो m है उसका m पे पावर 1 हो गया, और वेलोसिटी का होता है lt-1, और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दिया, और बन क्या गया? ml² t-2। इज दैट ओके? अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, mgh होता है, जहां मास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और h क्या होता है? हाइट होती है। तो बताइए मास का क्या होगा? m पे पावर 1। एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है? lt-2 इंटू हाइट का क्या हो जाएगा? l, और ये क्या बन जाएगा? ml² t-2। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि all forms of energy and work will have the same dimension. all forms of energy, अगर आप ध्यान दीजिएगा, all forms of energy and work will have same dimension. all forms of work and energy will have same dimension. सभी तरीके के जो ऊर्जा है, एनर्जी हैं और वर्क हैं, वो सब के डायमेंशन सेम रहेंगे। एग्जाम्पल में आप वर्क में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्रेविटी का वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क है, या इलेक्ट्रिक वर्क है, या मैग्नेटिक वर्क है। सभी तरह के वर्क। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सभी फॉर्म के जो वर्क और एनर्जी हैं, जितने भी तरीके के, जहां भी कहीं वर्क या एनर्जी दिखे, इन सभी का जो डायमेंशन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, एंड दैट विल बी ml² t-2। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? बच्चों ये सभी को क्लियर है? यस बच्चों आप लोग हैं यहाँ पे? लिखने में व्यस्त हैं, इसलिए आंसर नहीं कर रहे हैं क्या? ओके। किसी को दिक्कत है इसमें? सभी फॉर्म के वर्क हैं, चाहे ग्रेविटी फोर्स का वर्क हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स का वर्क हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे
इलेक्ट्रिक एनर्जी हो चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, सभी फॉर्म के एनर्जी एंड वर्क का डायमेंशन जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि उन सभी के यूनिट भी सेम है, सबके यूनिट जूल में ही होते हैं। अगर सबके यूनिट सेम है तो सबके डायमेंशन भी सेम होते हैं। इज दैट ओके? ठीक, अभी सबने लिख लिया होगा उसको। अगर नहीं लिखा तो बता दीजिएगा, मैं बैक कर दूंगा, पीछे कर दूंगा उसको। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? mlt-2, अभी निकाला था ऊपर। और एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों लेंथ ही है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों एल ही है, लेंथ ही है, एल स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा? ml-1t-2। जो एरिया है, जो एरिया है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इज ऑल्सो इन मीटर, ब्रेड्थ इज ऑल्सो इन मीटर, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? mlt-2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एंड दैट विल बी ml-1t-2। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही होता है, थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? mlt-2 अपॉन एल स्क्वायर, एंड दिस विल बी ml-1t-2। ठीक। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम का क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो वो भी तो L³ ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का जो एक्सप्रेशन है वो मीटर में ही है, लेंथ ही है। एनर्जी क्या हो जाता है? ml²t-2 अपॉन L³, एंड दिस विल बी अगेन ml-1t-2। यहां से आप क्या समझे? पिछला वाला में मैंने आपको वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबका डायमेंशन दिखाया, सेम है। यहाँ देखा प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, इन सबका डायमेंशन भी सेम है। इससे क्या समझे? इससे समझने वाली बात है, कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ 2 और more different physical quantity may have same dimension। अब देखिए, जैसे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है जूल पर मीटर क्यूब, ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, प्रेशर को, है ना। तो यूनिट्स अलग अलग हैं लेकिन डायमेंशन सेम है। तो 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशंस but may have different units also। may लिख दिया हूं, इसका मतलब सेम यूनिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डिफरेंट ही हो, सेम यूनिट भी हो सकता है। जैसे स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशन भी डिफरेंट हो सकता है। इज दैट ओके? तो सेम डायमेंशन भी हो सकता है, डिफरेंट डायमेंशन भी हो सकता है, लेकिन अगर उनके यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम ही रहेगा। तो 2 or more different physical quantity may have same dimensions, ठीक है, बट may have different units also, और सेम यूनिट भी हो सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हो, और सेम यूनिट्स ऑल्सो, यूनिट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि मैंने दो एग्जाम्पल देके कराया, एक तो प्रेशर स्ट्रेस एनर्जी डेंसिटी का हुआ, और दूसरा पिछला वाले में कराया था वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इसके फॉर्म में करवाया। आपने ध्यान दिया उसमें? उसमें भी उनके डायमेंशन सेम थे, इसमें इनके डायमेंशन सेम है, बट दीज ऑल आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट होने के बावजूद इनका डायमेंशन सेम है। इज दैट ओके? सर अगर डिफरेंट हो, डायमेंशन अलग हो तो क्या होगा? मैं सुना नहीं, थोड़ा सा क्लियर बोलो बच्चे। सर डायमेंशन अलग होने पे क्या होगा, मतलब इसका डायमेंशन अलग हो, यूनिट भी अलग डायमेंशन हो। अलग होने से होता क्या है? जैसे अब मान लो प्रेशर है, प्रेशर और फोर्स का डायमेंशन अलग है, तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है तो डिफरेंट डायमेंशन है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी के सेम डायमेंशन हो तो एक नई बात हुई ना। जैसे प्रेशर अलग क्वांटिटी है, स्ट्रेस एक अलग क्वांटिटी है, एनर्जी डेंसिटी एक अलग क्वांटिटी है, लेकिन इनके डायमेंशन सेम है। एक बात समझिए, मेदनी एंड मुस्कान आर 2 डिफरेंट पर्सन, तो उनके गुण अगर, उनके प्रॉपर्टीज अगर, उनके गुण अगर अलग अलग हैं तो उसमें नई बात क्या है। लेकिन उनमें अगर कोई समानता है, उनमें सिमिलरिटी है, तब तो कहेंगे ना कि हाँ ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं। इनके गुण नोटिस करने वाली बात क्या होगी? अगर दोनों के क्वालिटीज जो हैं, दोनों के गुण जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसमें नोटिस करने वाली बात क्या है? अगर दोनों के गुण मिलते जुलते हैं तभी तो कहेंगे ना कि हाँ अरे दोनों एक जैसे लगते हैं, एक जैसे बात करते हैं। इज दैट ओके? तो डिफरेंट है लेकिन कुछ समानता हो तब ना बात करेंगे। तो यहाँ तीनों क्वांटिटी डिफरेंट है, लेकिन इनकी समानता क्या है? दे हैव सेम डायमेंशन, तो ये इनकी समानता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन समान हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, और डिफरेंट क्वांटिटी का डायमेंशन अलग है, तो इसमें नई बात क्या है? कुछ नहीं। इज दैट ओके? Okay, sir. ग्रेट। सो वी शुड लीव फॉर नाउ, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। Yes, sir. चलिए, कोई चीज पूछनी है बच्चों? कुछ सवाल है? अभी के लिए कोई सवाल है, पूछना है कुछ जो आज पढ़ा है उसमें? नो सर। कुछ नहीं No, पूछना sir. है? चलिए, ओके, थैंक यू। No.